नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए PYQ सीरीज़ जो कि चलाई जा रही थी, इसके 2 पार्ट हम देख चुके हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न हैं 2022 या इससे पहले की जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनमें मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज दोस्तों तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तीसरे पार्ट में। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है। ये प्रश्न आपने कई बार यूजुअली देखा होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है दोस्तों जोधपुर। ठीक है, क्या है दोस्तों इसका आंसर? जोधपुर। भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों इस सोलर पार्क के बारे में, तो इस सोलर पार्क की क्षमता है दोस्तों 2.25 गीगावाट। कितनी है आप नोट करते जाइएगा, अपने पास पेन और कॉपी रखिए, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2.25 गीगा। ठीक है दोस्तों। और ये जोधपुर ज़िले के भड़ला गांव में है, ये आपको पता है। इसको दोस्तों 4 चरणों में, इस परियोजना को 4 चरणों में पूरा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 चरणों में। उसमें से जो पहला चरण है दोस्तों, उसमें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, राजस्थान सोलर पार्क कंपनी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा पहला चरण पूरा किया गया है, इसका पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों। और जो तीसरा चरण है दोस्तों, वो इसका तीसरा चरण जो है इस कंपनी ने इसका पहला चरण प्लस दूसरा चरण पूरा किया है। और जो तीसरा चरण है दोस्तों वो क्या है? सौर ऊर्जा कंपनी ने, कौन सी ने? सौर ऊर्जा कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, तीसरा चरण इसका चल रहा है जिसको विकसित कर रही है। और जो 4th चरण है इसका दोस्तों, वो 4th चरण पूरा होगा अदानी अक्षय ऊर्जा पार्क के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि भड़ला सोलर पार्क जो है वो जोधपुर में स्थित है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2.25 गीगावाट। इसको 4 चरणों में पूरा किया जा रहा है। इसका जो पहला चरण और दूसरा चरण है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा पूरे किए गए दोनों चरण। तीसरा चरण जो है सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा, और जो चौथा चरण है वो अदानी अक्षय ऊर्जा पार्क द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1942। कब हुई दोस्तों? 1942 में। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, एग्जैक्टली डेट भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1942 को। ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई दोस्तों रघुवर दयाल गोयल। किसके द्वारा दोस्तों? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों। और ये जो संस्था है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है बीकानेर में। ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हर्रो हिंडोलो कद गायो जावे। हर्रो हिंडोलो कद गायो जावे। हर्रो हिंडोलो एक गीत है दोस्तों, वो कब गाया जाता है? देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि राजस्थानी भाषा के अंदर है, और मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स में भी बताया है कि बहुत सारे प्रश्न रीट मेंस परीक्षा के अंदर जो राजस्थान जीके के हैं वो राजस्थानी भाषा में पूछे गए। तो आपको राजस्थानी भाषा के शब्दों का थोड़ा सा अभ्यास ज़रूर करना है प्रश्नों का अभ्यास करते हुए। यहाँ पर हर्रो हिंडोलो जो गीत है वो कब गाया जाता है? तो इसको दोस्त, इसका जो आंसर है वो है दोस्तों किण रे मृत्यु माथे। देखो ऑप्शंस भी सारे राजस्थानी के अंदर है। किण रे जन्म माथे, किण रे विदाई माथे, मतलब किसी की जन्म के ऊपर, किसी की विदाई के ऊपर, या किसी त्यौहार पर, या किसी की मृत्यु के ऊपर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो किसी की मृत्यु पर। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हर्रा हिंडोलो जो गीत है
वो कोई वृद्धजन, जब कोई वृद्धजन हमारे परिवार से जिसकी मृत्यु होती है तब ये गाया जाता है। वृद्धजन की मृत्यु पर गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे लोकगीत हैं जिन पे भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नरमा किस फसल की किस्म है? नरमा जो आपने काफ़ी फेमस नाम है दोस्तों, आपने सुना होगा। नरमा जो है वो दोस्तों कपास फसल का दूसरा नाम है दोस्तों, कपास का। ठीक है, आपको थोड़ी सी और जानकारी अगर मैं देना चाहूँ तो कपास के अन्य नामों की अगर हम बात करें दोस्तों, अन्य नाम, इसके अन्य नामों की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखो, एक नरमा आपके सामने ये वर्ड तो है ही, इसके अलावा इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको सफ़ेद सोना। अंग्रेजी में इसको कॉटन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें तो ये जो नरमा वर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें तो ये जो वर्ड है दोस्तों, ये मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर तथा राजस्थान के अंदर, राजस्थान का जो हमारा हरियाणा और पंजाब से रिलेटेड जो क्षेत्र है, जैसे कि हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, उस एरिया के अंदर दोस्तों इसको नरमा के नाम से जाना जाता है। किसको? कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और कपास जो है भारत में आर्थिक महत्व के उपयोग से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बोल भारमलीरा रचनाकार कौन है? तो बोल भारमली के जो रचनाकार है दोस्तों वो है सत्य प्रकाश जोशी जी। बोल भारमली के रचनाकार है दोस्तों सत्य प्रकाश जोशी जी। आपको थोड़ी सी इनके बारे में अगर मैं जानकारी दूँ दोस्तों, तो सत्य प्रकाश जोशी जी ने जो बोल भारमली रचना है वो 1977 में लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों? 1977 में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, और आपको एक बात और याद रखनी है इस बारे में कि इनको इस रचना के लिए राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों इनको, पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और दोस्तों आपको थोड़ी सी और मैं एडिशनल जानकारी दूँ तो ये जो प्रश्न है दोस्तों 2018 RAS प्री में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पर पाई जाती है? बेसिकली तो जो जिप्सीफेरस मृदा जो है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है? हमारा पहला इसका ऑप्शन है अजमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा कोटा, चौथा जोधपुर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है बीकानेर। ठीक है दोस्तों, तो जिप्सीफेरस जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? बीकानेर ज़िले के अंदर। इसके अंदर अगर देखो वर्ड से भी पता चल रहा है वैसे तो जिप्सीफेरस में, तो जिप्सीफेरस जो वर्ड है उसमें पता चल रहा है कि इस जो मृदा के अंदर जिप्सम की मात्रा, किसकी? जिप्सम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अधिक होती है। और जो क्या करता है, जो जिप्सम की मात्रा अधिक होने की वजह से ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें तो ये दोस्तों नम जलवायु में नहीं पाई जाती है, नम जलवायु के अंदर नहीं पाई जाती है, शुष्क जलवायु में ये पाई जाती है मृदा। शुष्क जलवायु का मतलब आप जानते होंगे अपना जो रेगिस्तान का एरिया है, शुष्क नम जलवायु में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों ये। और भी आपने मृदाओं के बारे में सुना होगा जैसे कि रेवरीना जो मृदा है दोस्तों वो पाई जाती है गंगानगर के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको।
गंगानगर के अंदर। और भी अगर मैं बताऊं आपको तो साइरोजेक्स, मृदा का नाम है साइरोजेक्स। अगर मृदा, आपने पिछले पार्ट्स में भी देखे होंगे कि मृदा से संबंधित हर बार एक सवाल पूछा गया है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइरोजेक्स जो मृदा है वो भी दोस्तों श्री गंगानगर के अंदर ही पाई जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं दोस्तों, तो जो नई जलोढ़ मृदा है, कौन सी? नई जलोढ़ मृदा, ये दोस्तों पाई जाती है आपकी अलवर के अंदर, ये पाई जाती है भरतपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो ये जयपुर के अंदर भी पाई जाती है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, हर बार ये रिपीट होता है सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, किस कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो पहला ऑप्शन है बनास, दूसरी लूनी, माही, बाणगंगा। तो दोस्तों देखो, नाम से भी वैसे तो पता चल जाएगा, बन की आशा मतलब बनास नदी। ठीक है दोस्तों, तो बनास नदी को बन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं दोस्तों। तो इस नदी का जो उद्गम है दोस्तों, उद्गम दोस्तों है इसका कुंभलगढ़ से। कहाँ से दोस्तों? कुंभलगढ़ से। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? राजसंबंध के अंदर। ठीक है, कुंभलगढ़ के अंदर अरावली की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? अरावली की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ में अरावली की पहाड़ियों से होता है। और जानकारी दूँ दोस्तों, तो राज्य के अंदर, राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, लंबी नदी है। राज्य के भीतर अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, 512 किलोमीटर। और ये जो नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की। किसकी दोस्तों? ये चंबल की सहायक नदी है दोस्तों, सहायक नदी, यानी अल्टीमेटली ये नदी किस में मिल जाती है? चंबल नदी के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मिलती है ये मिलती है आपके सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में कहाँ पर ये मिलती है दोस्तों? रामेश्वर घाट के आसपास। कहाँ पर मिलती है? रामेश्वर घाट के आसपास। ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है। और थोड़ा सा एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि बनास नदी की सहायक नदियाँ भी बहुत सारी है, जिनमें से आपको प्रमुख रूप से नाम देखने को मिलेंगे बेड़च नदी, सीप नदी, और अगर बात करूँ तो बैट्रिया, ये काफ़ी नया नाम है दोस्तों, बैट्रिया नदी, सूकली नदी। आपने बहुत सारी नदियों के नाम तो सुने होंगे, पर कुछ नए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे बैट्रिया नदी हो गई, और सूकली हो गई, एक होती है स्वर्ण, एक है दोस्तों सुकेत, और जो नदी है दोस्तों खारी। ठीक है, तो ये आपको नदियाँ ध्यान में रखनी है, बेड़ा, सीप, बट्रिया, सूकली, स्वर्ण, सुकेत और खारी। ये सारी जो है अपनी बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी कई बार आपको प्रश्न देखने को मिलता है, तो आपको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी काव्य में डांखला नाउसु नवो काव्य रूप चलायन घना चावा हुआ। इसका जो अर्थ है दोस्तों कि राजस्थानी काव्य के अंदर डांखला नाम की जो नो काव्य रचनाएं हैं वो कौन चलाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ये चलाते हैं मोहन आलोक। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, मोहन आलोक। ठीक है दोस्तों, डांखला, ये आपको वर्ड याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व फाल्गुन अमावस्या, श्रावण या भाद्रपद या आषाढ़। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है फाल्गुन अमावस्या।
फाल्गुन अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है दोस्तों। और आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि सावन के शुरुआती महीने में होने के कारण ये सावन के शुरुआती महीने में अमावस्या होने के कारण ये जो अमावस्या है वो हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों, ठीक है। और ये हिंदू पंचांग के अनुसार जो हमारा फाल्गुन का जो महीना है या श्रावण, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने गलत टिक लगा दिया, इसका जो सही जवाब है वो श्रावण अमावस्या, सेकंड वाला, ठीक है दोस्तों। मैंने ऊपर थोड़ा सा गलत टिक लगा दिया था, इसका सही जवाब है श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या, ठीक है दोस्तों, श्रावण अमावस्या। तो आपको थोड़ा सा बताऊं कि हिंदू महीनों के अनुसार ये दोस्तों जो 7वां महीना है, हिंदू महीनों के अनुसार ये कौन सा महीना है, 7वां महीना है, जो ऑलमोस्ट आपके जुलाई से लेकर अगस्त के अराउंड, आपके जो इंग्लिश महीने हैं उनमें जुलाई अगस्त के अराउंड ये महीना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और अमावस्या जो होता है दोस्तों, आपको आइडिया होगा कि हिंदू पंचांग का अंतिम दिन होता है। कौन सा दिन होता है दोस्तों, अंतिम दिन, ठीक है, हिंदू पंचांग का अंतिम दिन होता है, ठीक है दोस्तों। और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, आपको ये भी आइडिया होगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। और इसका नाम हरियाली अमावस्या किस लिए, क्योंकि इस टाइम पर हमारे आसपास हरियाली मतलब हरे हरे क्षेत्र होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इसका नाम हरियाली अमावस्या माना गया है। और थोड़ा सा भी और बताऊं दोस्तों तो कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक है दोस्तों। जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार साहेब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो दोस्तों जो साहेब राम जो कि प्रसिद्ध चित्रकार है वो दोस्तों नाथद्वारा, किशनगढ़, जयपुर या बूंदी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है जयपुर शैली, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम है वो जयपुर शैली से संबंधित है दोस्तों। तो जो जयपुर शैली है उसको राजपूत चित्रकला शैली भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सी, राजपूत चित्रकला या राजस्थानी चित्रकला, ठीक है दोस्तों, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो मुख्य रूप से इसका जो उद्भव हुआ था दोस्तों, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के अराउंड हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अराउंड, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा अगर इसके बारे में और बताऊं मैं तो यहाँ पर सोने यानी गोल्ड व चांदी का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर दोस्तों, इस्तेमाल, ठीक है। और आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी दोस्तों, आज की न्यूज़ है, गोल्ड का जो भाव है वो पूरा 1 लाख हो गया है दोस्तों, ठीक है। गोल्ड का भाव मतलब 10 ग्राम सोने का भाव जो है वो 1 लाख हो गया है, ठीक है दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। और आपको थोड़ा सा बताऊं दोस्तों, इसके अंदर कुछ जो रंग है वो पौधों के स्रोत के रूप में भी यूज़ किए हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इनके जो रंगों के स्रोत है वो पौधों के स्रोत भी हैं, मतलब पौधों से भी कुछ कुछ रंग लिए गए हैं, यहाँ से शंख से निकाले गए हैं इसमें रंग, शंख से निकाले गए हैं इसमें जो रंग यूज़ किए गए हैं दोस्तों इस शैली में, शंख से निकाले गए हैं, पौधों से निकाले गए हैं और भी बहुत सारे। इसके अंदर दोस्तों आपको महाभारत व रामायण काल के चित्र देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें महाभारत और रामायण काल के चित्र देखने को मिलते हैं और इसके अंदर शिकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं, शिकार की गतिविधियों से संबंधित जो चित्र होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है दोस्तों। तो जो लहरिया है दोस्तों वो पहना जाता है आपका श्रावणी तीज पर, जो इसका जो पहला अपना आंसर है दोस्तों, महिलाओं द्वारा लहरिया श्रावणी तीज पर पहना जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो लहरिया है दोस्तों वो जयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा, जयपुर का लहरिया, जयपुर का लहरिया। और
जो अगला है दोस्तों वो है समुद्र लहरिया या समुद्री लहरिया, जो कि जयपुर में बनता है दोस्तों। आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समुद्री लहरिया कहाँ बनता है दोस्तों, वो जयपुर में बनता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर दोस्तों हम बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है दोस्तों, तो उसका आंसर है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है कोटा। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों, प्रतिशत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो था वो प्रतिशत के हिसाब से था। इसका सही जवाब है दोस्तों कोटा। मैं आपको बताऊं कि कोटा जिले के अंदर जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा था। ठीक है दोस्तों, और जो प्रतापगढ़ शहर है, कौन सा दोस्तों, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों सबसे अधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या रही है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम वैसे जनसंख्या की नॉर्मल बात करें, जो शहरी जनसंख्या की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो दोस्तों कहाँ पर है, अपने जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर है, वो जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली बार जब भी हम राजस्थान जीके को और डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, तो मैं वहाँ पर आपको दोस्तों जनगणना से संबंधित सारे तथ्य बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इस सवाल में इतना ही बहुत है। अगला सवाल है दोस्तों कि किर्ण संतरी वाणियाँ रोग ग्रंथ संग्रह अणभयवाणी रे नाम से जाणू जावे। इसका जो अर्थ है दोस्तों कि कौन से संत की वाणियाँ का जो संग्रह है वो अणभयवाणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है चरणदास जी। आप याद रखिएगा, रामचरण जी और चरणदास जी में आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है दोस्तों रामचरण जी। इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है रामचरण जी। इसका सही जवाब है चरणदास जी, नहीं है इसका सही जवाब। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है रामचरण जी। ठीक है दोस्तों, अगर रामचरण जी के बारे में हम थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें तो ये राम स्नेही, कौन से, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है दोस्तों। ठीक है, संस्थापक है। इनका जो जन्म है दोस्तों, जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म हुआ है 1719 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और कहाँ हुआ है दोस्तों, स्थान कहाँ है, इनका जन्म हुआ है टोंक जिले में। ठीक है दोस्तों, टोंक जिले में भी कहाँ पर, सोडा गांव में। कहाँ दोस्तों, टोंक जिले में सोडा गांव में। ठीक है दोस्तों, जो कि अपने जयपुर के निकट है दोस्तों। और ये जो थे अपने रामचरण जी, वो निर्गुण, ये दोस्तों निर्गुण भक्ति के शाखा के कवि थे दोस्तों। निर्गुण भक्ति शाखा के एक संत थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, निर्गुण। और अगर हम बात करें दोस्तों रामचरण जी के जो गुरु थे उनका नाम था दोस्तों कृपाराम जी। क्या नाम था, कृपाराम जी महाराज। रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम जी महाराज। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कुछ तथ्य थे, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जो कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल दिया गया था रामचरण जी और चरणदास जी, तो इसका सही जवाब है रामचरण जी। अगला सवाल है दोस्तों, एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का जो जवाब है वो है दोस्तों नाहरगढ़। नाहरगढ़ किले के अंदर या किले के अंदर 9 एक जैसे महल बने हुए हैं दोस्तों। तो इस नाहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आपको याद में रखना है कि जयपुर में जो नाहरगढ़ किले का जो निर्माण है दोस्तों वो हुआ है 1734 में। किसने करवाया दोस्तों,
इसका निर्माण करवाया दोस्तों सवाई जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सवाई जय सिंह द्वारा। ठीक है, जिनके नाम पर दोस्तों जयपुर शहर का नाम पड़ा था। ठीक है दोस्तों, इसका नाम दोस्तों जो अपना नाहरगढ़ है उसका अन्य नाम भी है दोस्तों, जिसको सुदर्शनगढ़, कौन सा? सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है दोस्तों इसको जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा उपनाम की श्रृंखला आपको ध्यान में रखनी है। जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें दोस्तों इसका निर्माण जो है सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। वो कब करवाया था? शहर को मराठों के हमले से, किस लिए करवाया था? शहर को मराठों के हमले से बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर ये जो महल बनवाए थे दोस्तों, हम किले की बात अब तक जो बात कर रहे थे, हम किले की बात कर रहे थे। अब ये जो 9 महल है, आपको यहाँ जो महल देखने को मिल रहे हैं, 9 महल जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो 9 महल है वो दोस्तों सवाई माधो सिंह ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह ने। आपको थोड़ा सा यह ध्यान में रखना है, ये जो महल थे वो किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए। ठीक है दोस्तों, और इनके नाम भी है। एक नाम है दोस्तों सूरज प्रकाश, वैसे तो नाम नहीं आएंगे पर फिर भी कभी गलती से आ जाए दोस्तों कि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। दूसरा नाम है खुशहाल प्रकाश। ठीक है दोस्तों, और भी नाम है जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश, बसंत प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने नाहरगढ़ किले के बारे में जाना। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अपना जैसलमेर जिले के अंदर। जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक भिन्नता आपको देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, और आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा वो है राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो उसका जो सही जवाब है वो दोस्तों है बीकानेर। तो यानी बीकानेर जिले की रम्मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और रम्मत क्या होता है दोस्तों? रम्मत एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर दोस्तों गीत संगीत, मैं रम्मत की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गीत संगीत व हास्य का मिश्रण होता है। हास्य का मिश्रण होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रम्मत क्या होती है, कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछ ले जाते हैं। जो रम्मत का बीकानेर में दोस्तों 400 सालों का इतिहास है। कितने सालों का? 400 सालों का बीकानेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें तो रम्मत का जो अभ्यास है दोस्तों, या जो रम्मत के खेल या जो लोक नाट्य किए जाते हैं वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों वसंत पंचमी के टाइम से। कब से? वसंत पंचमी से लेकर कब तक चलते हैं दोस्तों? ये होली तक। वसंत पंचमी को स्टार्टिंग होती है और होली तक ये लोक नाट्य देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, और इस के अंदर दोस्तों ऐतिहासिक घटनाएं होती है, सामाजिक मुद्दे होते हैं, समकालीन विषयों के बारे में चर्चाएं होती है, चित्रित किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है दोस्तों वो है उदयपुर के अंदर। अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो 2025 की है उसके अकॉर्डिंग भी सर्वाधिक वन क्षेत्र दोस्तों उदयपुर में ही है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको वैसे तो पता ही होगा लेकिन फिर भी बता दूं दोस्तों, इस क्रांति की शुरुआत हुई थी सबसे पहले नसीराबाद से। ठीक है दोस्तों, जो नसीराबाद है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हमारी क्रांति की हुई थी वो एग्जैक्ट डेट भी आप ध्यान रखिए, कई बार
एग्ज़ाम में डेट भी दी जाती है। 28 मई 1857 को ये शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इस विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नेता भी थे जिनका आपको नाम ध्यान रखना है। नाम था लाला जयदयाल। ये कुछ नाम है दोस्तों 1857 क्रांति के टाइम पे। मेहराब खान और है ना दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह रावत, जोध सिंह, केसरी सिंह बारहट और भी कई थे दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों छावनियों के बारे में अगर बताऊं 1857 की छावनियों के बारे में, तो जो नसीराबाद है वो दोस्तों वो अजमेर में पड़ता है। यहाँ आप लिख लीजिए थोड़ा सा सबके बारे में। नसीराबाद जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और अगर हम बात करें तो देवली जो छावनी थी वो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? इस टाइम पे टोंक ज़िले में पड़ती है। ठीक है। और एक और जो छावनी थी दोस्तों वो है एरनपुरा। एरनपुरा छावनी दोस्तों कहाँ पर पड़ती है? पाली के अंदर। नीमच छावनी भी थी उस टाइम पे, ये दोस्तों एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। और ये जो खेरवड़ा छावनी है दोस्तों ये कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। एक छावनी थी अपनी ब्यावर में, जो कि वर्तमान में एक ज़िला बन चुका है दोस्तों। खुद ब्यावर एक ज़िला बन चुका है। ठीक है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति के समय जो सारी छावनियाँ थी उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों कि पश्चिमी राजधानी चाओ नामचे, यानी पश्चिमी राजधानी का कौन सा भाषा का जो नाम है वो कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिमी राजधानी को दोस्तों मारवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ईजी सवाल था, बस राजधानी समझ में आनी चाहिए थी उस टाइम पर। हमारा जो आज का अंतिम सवाल है दोस्तों वह है भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भरतपुर प्रजामंडल दोस्तों रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। ठीक है दोस्तों। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर आपका हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है। और कब स्थापित किया गया था दोस्तों? ये स्थापित किया गया था 1938 में। 1938 में। ये भी ध्यान रखिए किसने किया था दोस्तों? ये किया था गोपी लाल यादव ने। किसने किया था दोस्तों? गोपीलाल यादव ने। ठीक है। ये अध्यक्ष थे। और जो सचिव थे इनकी स्थापना के समय, तो इनके जो स्थापना के समय सचिव थे दोस्तों देशराज ठाकुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय देशराज ठाकुर कौन थे दोस्तों? सचिव थे। और गोपीलाल यादव थे दोस्तों अध्यक्ष। कौन थे? अध्यक्ष। याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दोस्तों अपने जो गवर्नर जनरल थे मैकेजी उनकी नीतियों का विरोध करना था। और इसको दोस्तों 18 मार्च, भरतपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, 18 मार्च 1948 के अंदर मत्स्य संघ में, कहाँ दोस्तों? मत्स्य संघ में इसको मिला दिया गया था। ठीक है दोस्तों। मिला दिया गया था। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। धन्यवाद देखने के लिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे भी इस सीरीज़ में हम इस प्रकार के प्रश्न राजस्थान जीके के जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में हुए हैं उनको लाते रहेंगे दोस्तों। और आप इनका प्रयास करते रहिए। जो ज़्यादातर सवाल है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है अगर सवाल आए हुए हैं तो हमें अधिक से अधिक जो फोकस है वो PYQs पे करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है।
नमस्कार दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी